डियर फ्रेंड्स, आप सबका नो द लॉ चैनल में स्वागत है। चैप्टर 20 सेक्शन 251 से 259 तक आज हम पढ़ेंगे ट्रायल ऑफ समन केसेस बाय मैजिस्ट्रेट। जैसा कि आपको बताया जा चुका है कि समन केस किसे कहते हैं, नॉट रिलेटिंग टू एन ऑफेंस नॉट पनिशेबल विद डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म एक्सीडिंग 2 years, उसे समन केस कहेंगे। और समन केस की ट्रायल का प्रोसीजर सेक्शन 251 से 259 में दिया है। समन केस में वारंट केस के मुकाबले कम फॉर्मेलिटी होती हैं। इसका पार्ट भी समनिंग ट्रायल से संबंध रखता है, जो सेक्शन 260 से 265 तक है। छोटे केसों और कुछ विशेष वारंट केसेज में मैजिस्ट्रेट को डायरेक्शन दी है कि वह चाहे तो उन्हें समरी वे में ट्राई कर सकता है। अब 251 क्या कहता है, जब समन केस में कोई दोषी मैजिस्ट्रेट के सामने पेश होता है या ले आ जाता है तो उसे उस अपराध की पर्टिकुलर्स बताए जाएंगे जिसका उस पर अभियोजन है। उससे पूछा जाएगा कि क्या वो अपने को दोषी मानता है या वह उस मुकदमे को डिफेंड करना चाहता है। यदि वो डिफेंड करना चाहता है तो वारंट केस की भांति लिखित चार्ज लगाना ज़रूरी नहीं है। दोषी को ये बताना ज़रूरी है कि उस पर क्या दोष है। उसे 2 बात बतानी ज़रूरी हैं। एक, अब उस पर इस दोष का मुकदमा चलाया जाएगा। दूसरा, उस पर क्या जुर्म है जिस बारे वह दोषी है। ऐसा रिकॉर्ड से प्रतीत होना चाहिए कि दोषी को उसके खिलाफ मुकदमा के सारे पर्टिकुलर्स एक्सप्लेन कर दिए गए हैं। यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि AIR 1965 बॉम्बे पेज 30 मुल्क राज छाबड़ा वर्सेस नागपुर कॉरपोरेशन केस इसके ऊपर रेलेवेंट केस है। बहुत से हाई कोर्ट्स का ये कहना है कि यदि सेक्शन 251 की कंप्लायंस नहीं की गई, इसे ध्यान से सुनने की बात है, बहुत से हाई कोर्ट्स का ये कहना है कि यदि सेक्शन 251 की कंप्लायंस नहीं की गई तो मेयर ओमिशन है, इरेगुलरिटी है, इलीगलिटी नहीं, जिससे सारी प्रोसीडिंग विशिएट हों। वरना चार्ज लगाने पर क्या है, वारंट केस में अगर चार्ज नहीं लगाया गया तो टोटल प्रोसीडिंग विशिएट हो जाएंगी। लेकिन समन केस के अंदर क्या है कि अगर सम्मन पढ़ के सुनाया जाना है, उसको बताया जाना है कि आपको किस मुकदमे में ट्राई किया जा रहा है और आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, गिल्टी प्लीड करना चाहते हो या डिफेंस देना चाहते हो। तो इस आधार के ऊपर जो है इसने ये कहा कि ये इलीगलिटी नहीं है जिससे सारी प्रोसीडिंग विशिएट हों, ये इरेगुलरिटी है जो सेक्शन 465 CRPC के तहत क्यूरेबल है। अब इस सेक्शन के साथ 465 CRPC पढ़ना अनिवार्य है, क्योंकि 465 क्या कहता है कि इफ़ देयर इज़ एनी ओमिशन दैट कैन बी क्योर्ड। और इसको एक और थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूँ इससे आगे बढ़ते हुए। वारंट या सम्मन से जब किसी आदमी को तलब किया जाता है, ये नोट करने की बात है कि कई बार जो है ऐसा हो जाता है कि सम्मन केस में यह बात आ गई कि ये पढ़ करके भी नहीं सुनाया गया, ये बताया भी नहीं गया, एक्सप्लेन भी नहीं किया गया। तो आप लोग उस समय मैजिस्ट्रेट को ये कह सकते हो कि ही वाज हैविंग द नॉलेज, इसको इस बात का ज्ञान था। क्योंकि जब वारंट केस में या सम्मन केस में सम्मन जाता है तो उस सम्मन के साथ कंप्लेंट की कापी भी जाती है। और कंप्लेंट की कापी जाने के माने है कंप्लेंट के अंदर सारे के सारे पर्टिकुलर्स दे दिए गए हैं, तो वो उससे वाकिफ था कि उसके ऊपर क्या मुकदमा बना। तो इस आधार से इसका अर्थ यह है कि उसे इस बात का ज्ञान था कि उस पर क्या मुकदमा बना है और क्यों सम्मन या वारंट के साथ कंप्लेंट की कापी भेजी जाती है, इसीलिए भेजी जाती है। तो इसके ऊपर गोलकनाथ वर्सेस बापीराम बोरा वाला केस है 1973 क्रिमिनल लॉ जनरल 1372 गुवाहाटी हाई कोर्ट का। वैसे जब वारंट केस होता है तो 207 CRPC के तहत सभी दस्तावेज, ये भी नोटेबल है कि जब वारंट केस होता है तो 207 CRPC के तहत सभी दस्तावेज और 173 की रिपोर्ट ट्रायल कमेंसमेंट के वक्त दोषी को दी जाती है। यानी चार्ज लगाने से पहले 173 की रिपोर्ट दे दी, सारे दस्तावेज दे दिए, तो 173 की रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि आपके ऊपर क्या क्या आरोप हैं। किंतु सम्मन केस में ऐसी जिम्मेदारी मैजिस्ट्रेट की नहीं है। जो 207 में हम डॉक्यूमेंट सप्लाई करते हैं, सम्मन केस में ऐसी जिम्मेदारी नहीं है, जबकि 207 CRPC के तहत दोषी को
फ्री कॉपी दिए जाने का प्रोविज़न मैंडेटरी है। अब जो है हम सेक्शन 252 की बात करते हैं, कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्टी। यदि दोषी अपने आप को गिल्टी प्लीड करता है तो जहाँ तक संभव हो उसी के शब्द लिखे जाएंगे। जिन शब्दों में वो अपने आप को गिल्टी कह रहा है, वो उन्हीं शब्दों को लिखते हुए मैजिस्ट्रेट अपने विवेक के अनुसार उसको कन्विक्शन करेगा। उसके बाद 253 क्या कहता है कि छोटे मामलों में दोषी की अनुपस्थिति में दोषी होने के अभिवचन पर दोष सिद्धि कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्टी इन एब्सेंस ऑफ द एक्यूज्ड इन पेटी केसेज हो सकती है। यानी पेटी केसेस कौन से हैं? जिसमें 1000 रुपये से कम का जुर्माना है। एक आदमी के पास सम्मन गया, उसमें लिखा हुआ है कि तू जो है विदाउट हेलमेट था, उसका जुर्माना भी लिखा हुआ है जितना जुर्माना है। तो वो आदमी चाहे तो किसी अपने संदेशवाहक के माध्यम से या एक चिट्ठी लिख करके, या वो पैसे जो है, अब तो मनी ऑर्डर नहीं रहा, पहले मनी ऑर्डर का प्रोविज़न था, मनी ऑर्डर के माध्यम से जो है जज साहब के नाम भेज सकता है। और इस तरीके से वो दोष सिद्धि भी हो जाती थी और मतलब उसने एडमिट कर लिया, गिल्टी एडमिट कर लिया, अपने आप को कन्फेस कर लिया। तो जहाँ दोषी को छोटे मामलों में सेक्शन 206 के तहत सम्मन मिला तो दोषी एक पत्र भेजकर सम्मन में दिखाए जुर्माने की रकम डाक या मैसेंजर द्वारा मजिस्ट्रेट को भेज सकता है, या अपना वकील भी पेश कर सकता है। उस वकील के माध्यम से भी वो वकील भी गिल्टी मान सकता है उसकी बिहाफ पर। अब प्रोसीजर व्हेन नॉट कन्विक्टेड, जैसे 253 में उसने दोषी नहीं माना तो क्या होगा? फिर क्या प्रोसीजर होगा? जब 252 और 253 में दोषी गिल्टी प्लीड नहीं करता तो मैजिस्ट्रेट प्रोसिक्यूशन को अपने सबूत देने के बारे में कहेगा और डिफेंस को भी सब साक्ष्य लेगा जो वो देना चाहे। एक बार मुकदमा शुरू होने के बाद ये काम की बात है, नोट करने की बात है कि एक बार मुकदमा शुरू होने के बाद दोषी पुनः गिल्टी प्लीड नहीं कर सकता। कई बार क्या होता है कि हो सकता है ये अथॉरिटी किसी जज के भी नॉलेज में ना हो, वकील के ध्यान में भी ना हो, लेकिन अथॉरिटी है 1975 क्रिमिनल लॉ जनरल 113 मद्रास हाई कोर्ट की अथॉरिटी है, जिसमें ये कहा गया है कि एक बार मुकदमा शुरू होने के बाद दोषी पुनः गिल्टी प्लीड नहीं कर सकता। यदि प्रोसिक्यूशन की रिपोर्ट से कोई जुर्म नहीं बनता तो भी दोषी गिल्टी प्लीड करे तो भी सज़ा नहीं दी जा सकती। जैसे जो ऑफेंस लिख के दे दिए आपके पास, वो आया तो जज साहब उसको देखेंगे, पढ़ने के बाद ये देखेंगे कि नो केस इज मेड आउट इवन दो द पर्सन हु इज एक्यूज्ड ही प्लीड्स गिल्टी देन ऑल्सो ही कैन नॉट बी पनिश्ड, उसकी सज़ा नहीं की जा सकती। और ये पुरुषोत्तम साबरा वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा 1992 में क्रिमिनल लॉ जनरल 1417 पृष्ठ के ऊपर कहा गया है कि जैसा कि हम चर्चा कर चुके हैं कि सेक्शन 211 से 213 के तहत फॉर्मल चार्ज लगाना जरूरी नहीं, किंतु ज्वाइंटर ऑफ चार्ज और ज्वाइंट ट्रायल लागू होगा। ये नहीं है कि कई आदमियों का हो तो ज्वाइंट ट्रायल हो सकता है। AIR 1956 उड़ीसा पेज 191 एट पेज 192 पर यह बात कही गई है। अब इसके बाद जो है 254(2) क्या कहता है? प्रोसिक्यूशन या एक्यूज की दरखास्त पर मैजिस्ट्रेट किसी भी गवाह को हाजिर होने, दस्तावेज या चीज़ पेश करने का निर्देश देने वाला सम्मन भेज सकता है। जब एक आदमी प्रोसिक्यूशन या एक्यूज की गवाही पर केस लग गया तो वो अगर कहते हैं कि जी फला आदमी को जो है तलब किया जाए तो ही कैन। अब इससे अगली बात क्या कहता है कि जब सम्मन किया जाने वाला गवाह न्यायालय में पेश होने के लिए आदेश दिया जाता है तो मैजिस्ट्रेट उस गवाह की समनिंग किए जाने के बारे उसका खर्च भी उससे जमा करवा सकता है कि ये खर्चा जमा करो भाई, तब वो बुलाया जाएगा, यूँ थोड़ा है। अब 255 क्या कहता है? यदि मैजिस्ट्रेट सेक्शन 254 के तहत लिए गए साक्ष्य से यानी गवाही से या जो वह सौ प्रेरणा से पेश कराए इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियुक्त दोषी नहीं है तो वह एक्विटल का ऑर्डर पास कर देगा। दूसरा है, यदि मैजिस्ट्रेट सेक्शन 325 और 360 के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई नहीं करता तो दोषी सिद्ध होने पर विधि अनुसार कन्विक्ट करेगा। अब ये जो है 325 और 360 को भी यहाँ पढ़ना जरूरी है। 325 क्या कहता है कि जब
मैजिस्ट्रेट समझता है कि इसमें तो थोड़ी सज़ा ज़्यादा दी जानी चाहिए, तो 325 सेक्शन लागू होता है, और जब प्रोबेशन के ऊपर छोड़ना है तो 360 का प्रोविज़न लागू होता है। तो इसलिए इस सारे पर 325 और 360 के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई नहीं करता तो दोषी सिद्ध होने पर विधि अनुसार कन्विक्ट कर देगा, उसकी सज़ा सुना देगा। यदि मैजिस्ट्रेट धारा 252 या 255 के अधीन चाहे शिकायत है या सम्मन, एडमिटेड फैक्ट, प्रूव्ड फैक्ट से ये लगता है और मैजिस्ट्रेट संतुष्ट हो जाता है कि दोषी को कन्विक्ट कर सकता है, तो एक जो है मैं आपको यहाँ पर एक नया सेक्शन बताना चाहूँगा जो आप लोग सुन करके हैरान होंगे, क्योंकि अब तक बहुत लोग यही कहते सुने हैं, यही कहते हैं कि एडमिशन डिनायल केवल सिविल के अंदर होता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्रिमिनल में भी सीआरपीसी में इसका प्रोविज़न है, और इसके लिए सेक्शन 294 सीआरपीसी को पढ़ना ज़रूरी है। 294 में क्या है कि जो डॉक्यूमेंट्स पेश हुए हैं उसको एडमिशन और डिनायल के लिए दिखाया जा सकता है। एडमिशन डिनायल का तात्पर्य क्या है, इससे क्या होता है कि मान लिया मेमो ऑफ सीजर है, जो मतलब सामान बरामद हुआ है, वो कह दिया देख भाई ये चीज़ बरामद हुई थी, उसने हाँ भर ली, तो इसीलिए उस सीजर को मेमो को साबित करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से ये प्रूव्ड फैक्ट हो गया। अब रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस जो 254 के तहत लिया, या जो स्वयं लिखेगा या किसी अन्य से लिखवाएगा, एक मेमोरेंडम देगा कि ये उसकी डिक्टेशन पर लिखा गया है। ये बात कहाँ लिखी है कि जज साहब या तो गवाही स्वयं लिखे या अपनी डिक्टेशन से लिखवाए, तो इसके लिए हमने सेक्शन 274 सीआरपीसी को पढ़ना पड़ेगा, साथ में सेक्शन 274 सीआरपीसी को भी पढ़ें। दूसरे प्रोविज़न 279 और 280 उसी तरह लागू होंगे जैसे वारंट केस में गवाही होने पर, और फिर आर्गूमेंट होगी। आर्गूमेंट का सेक्शन याद करें कौन सा सेक्शन है, क्योंकि पहले भी मैं इसको 2-3 बार बता चुका हूँ कि आर्गूमेंट जो है 314 सीआरपीसी के तहत होती है। अब जो है 256 के बात हम करते हैं कि नॉन अपीयरेंस और डेथ ऑफ द कंप्लेनेंट, यदि दोषी हाजिर नहीं होता, शिकायतकर्ता की शिकायत के ऊपर सम्मन जारी हो गया, सम्मन जारी होने पर दोषी की हाजिरी जो है किस दिन होनी है, जिस तारीख के लिए सम्मन गया, जो टाइम दिया गया उस तारीख को वो नहीं आता, और सुनवाई जो है फिर भी अर्जेंट कर दी जाती है, अगली पेशी पर भी नहीं आता। वैसे तो पहली पेशी पर भी जज साहब जो है उसको एक्विट कर सकते थे, बरी कर सकते थे, लेकिन अर्जेंट कर दिया, दूसरी पर भी नहीं आया, तो क्या करेगा, शिकायतकर्ता हाजिर नहीं होता तो अभियुक्त को दोष मुक्त कर देगा, और यदि मैजिस्ट्रेट चाहे तो हाजिरी माफ़ भी कर सकता है। यदि वकील उसकी ओर से पेश होता है कंप्लेनेंट की तरफ से और मैजिस्ट्रेट समझता है कि उसकी पर्सनल अटेंडेंस ज़रूरी नहीं, तो उसकी हाजिरी माफ़ की जा सकती है। अब 256(2) क्या कहता है, ये प्रोविज़न वहाँ भी लागू होगा जहाँ मृत्यु का कारण गैर हाजिरी है। मान लिया कि आदमी मर गया तो कैसे आएगा, उसकी जगह जो है मतलब उसके वारिसान जो है अपने आप को पार्टी बना सकते हैं, तो इसलिए ये वहाँ पर भी लागू होगा। अब 257 क्या है कि शिकायत का वापस लेना। फाइनल ऑर्डर पास होने से पहले शिकायतकर्ता दोषी के विरुद्ध या जहाँ एक से अधिक दोषी हों वहाँ उन सभी के विरुद्ध या किसी एक के खिलाफ जज साहब को दरख्वास्त दे सकता है कि मैं उसके खिलाफ अपनी शिकायत वापस लेना चाहता हूँ। तो जज साहब क्या करेगा, उसकी अनुमति देते हुए उसको दोष मुक्त कर देगा जिसके खिलाफ उसने शिकायत वापस ले ली। ये 1997 क्रिमिनल लॉ जनरल पेज 98 कर्नाटका हाईकोर्ट की अथॉरिटी है, एस रेड्डप्पा वर्सेस विजय एम। द क्वेश्चन वेदर इन सम्मन्स केस इंस्टीट्यूटेड अपॉन ए प्राइवेट कंप्लेंट ए रिलेटिव ऑफ ए कंप्लेनेंट कुड बी अलाउड टू विड्रॉ द कंप्लेंट was answered in the negative. Here, the relative of the deceased complainant was permitted to continue with the trial. यानी रिलेटिव के माने उसका वारिस या जो भी मतलब वो है उसको अलाउ किया गया था। अब पावर टू स्टॉप प्रोसीडिंग इन सर्टेन केसेज 258 क्या कहता है, 258 में कहा है कि शिकायत से भिन्न सम्मन मामला जो दायर हुआ है, जेएमआईसी या सीजेएम
कि पूर्व अनुमति से कोई अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ऐसे कारणों से जो लिखे जाएंगे कार्रवाई को किसी भी स्टेज पर हो बिना निर्णय रोक सकता है। जहां मुख्य गवाहों की गवाही के लिखे जाने के बाद कार्रवाई रोकी जाती है वहां दोष मुक्ति का निर्णय सुना सकता है। अब ये कौन से कारण हैं, इन कारणों के ऊपर विचार करना होगा। जैसे एक केस दायर हो गया, केस दायर होने के बाद कंप्लेनेंट का कोई पता नहीं चल रहा, जिस पते पर रहता था वहाँ से पता छोड़ कर चला गया, यही नहीं पता कि वो है कहाँ, कोई गवाह नहीं आ रहे, तो एक्यूज किस बात के लिए सफ़र करे। दिस इज़ द काज। इन्हीं उन कारणों को रोकते हुए उस केस को रोक भी सकता है कि भाई कदे मिल जाएगा जब देखेंगे। कई बार क्या होता है, जैसे 138 के केस में आपने देखा होगा कि दोषी नहीं मिल रहा, तो उस फाइल को कंजाइन कर देते हैं कि मतलब जब वो आ जाएगा जब देख लेंगे। तो और किसी अन्य दिशा में भी दोषी को छोड़ सकता है, तो ऐसे छोड़ने का प्रभाव क्या होगा, डिस्चार्ज समझा जाएगा। अब सेक्शन बचा हमारा 259 जो क्या कहता है कि सम्मन मामलों में वारंट केस में बदलने की न्यायालय की शक्ति। यदि सम्मन केस की सुनवाई के दौरान 6 माह की अवधि से अधिक की कारावास के लिए दंडनीय है तो न्याय हित में मजिस्ट्रेट उसकी सुनवाई वारंट केस के रूप में कर सकता है। और वारंट केस में करने के लिए जिन गवाहों की गवाही हो चुकी है उन्हें पुनः बुलाएगा, और ये क्या होगा, डी नोवो यानी फ्रेश सारा केस समझा जाएगा। तो आज हमने सेक्शन 251 से 259 तक चैप्टर 20 किया, ट्रायल ऑफ समन्स केस बाय मजिस्ट्रेट। मुझे आशा है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। आपसे प्रार्थना है कि आप इसे लाइक करें और नो द लॉ चैनल में आप मेरे साथ बने रहे। इसके लिए आप सबका धन्यवाद। जय हिंद।